हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस कॉमर्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सारे प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग फ्यूल्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फ्यूल्स के बारे में हमें जानकारी हो जानी चाहिए। तो फ्यूल्स का ये मैंने पिक लगाया हुआ है और इनका पूरा नाम ज्वेल्स हेनरी फ्यूल था। ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस डेवलप किया था और ये फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका जन्म 29 जुलाई 1841 ईस्वी को हुआ था और डेथ 19 नवंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। तो ये हमें ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में इनके बारे में कुछ ब्रीफ लिख सकें, ताकि ये टीचर को पता चल सके कि इस बच्चे को कुछ आता है। तो अब हम देखते हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक्चुअल प्रिंसिपल्स है जो अभी आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी जो भी बड़े पैमाने पे काम है उनको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए। जैसे अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसे कॉमर्स से रिलेटेड ही काम दिया जाए, जैसे अकाउंट्स का काम दिया जाए, फिनांस का काम दिया जाए। और कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसे R&D डिपार्टमेंट में दिया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ताकि वो नए नए रिसर्च कर सके, फार्मूलाज बना सके। अब हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी कंपनी का जिसमें जिसमें बहुत सारे कामों को या काम को बहुत सारे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिनांस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। और इन सभी डिपार्टमेंट में वैसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो उसके लिए पोटेंशियल हो, वैसा ही क्वालिफिकेशन उनके पास हो, उस फील्ड में वो इंटरेस्ट रखते हो। तो ये सारे जो काम होते हैं उनको क्या किए हम अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिए। अब उसी प्रकार जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम उसमें वैसे स्टाफ को रखना चाहेंगे जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो या उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो या उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई किए हो। तो डिवीज़न ऑफ वर्क, फ्यूल कहते हैं कि कोई भी काम अगर आपके पास है बड़े पैमाने पे, तो उन कामों को अलग अलग छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हेड है और ये अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, जो अधीनस्थ हैं, उनको काम दे रहा है। और काम को फिर ये क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे दिया। 3 लोग हैं, 3 लोगों को उन्होंने काम बांटा और जो सबॉर्डिनेट्स है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी ये क्या कर रहे हैं, काम बांट रहे हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑथोरिटी इज़ द राइट टू मेक डिसीजन एंड गेट दीज इम्प्लीमेंटेड बाय द सबॉर्डिनेट्स। यानी ऑथोरिटी मीन्स होता है आपको जिस काम को सौंपा गया है उसके लिए आपके पास राइट है, अधिकार है, आप उससे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ले सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट अपने सबॉर्डिनेट से करवा सकते हो और आपके सबॉर्डिनेट को आपकी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट एंड असाइंड वर्क। यानी जो भी आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दिया है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस काम को पूरा कर दे। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम की कंपनी है और वो जैकेट बनाती है, तो उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्होंने ये काम असाइन किया अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो जो मान लीजिए राहुल नाम है उसका, तो राहुल 500 to 700 यूनिट पर डे बनाना है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब हमने राहुल को 500 यूनिट्स या 700 यूनिट्स पर डे बनाने के लिए कहा है,
लेकिन उसे हमने ये अथॉरिटी नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम से परचेस कर सके या ले सके, ठीक है, या वो बाहर से परचेस कर सके। तो वो अपने काम को क्या नहीं कर पाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, वो उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है सामान परचेस करने का, या उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है स्टोर से सामान इशू कराने का। तो ये जो अथॉरिटी दी गई है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है राहुल को, वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, तो हमें उसी मात्रा में अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी बने। अगर वो काम पूरा ना हो तो उसके लिए वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो उसका कि उसने ये काम पूरा क्यों नहीं किया। तो जब भी हम किसी अपने सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें अथॉरिटी भी इक्वल मात्रा में देना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और उसे हर एक एम्प्लॉई को उसे मानना पड़ता है। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, जो सभी को क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए अपने एम्प्लॉई को, यानी हर एक एम्प्लॉई को कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। और जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको ये सुपरवाइज़ करना चाहिए हर एक लेवल में कि उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है एम्प्लॉई के द्वारा या नहीं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर वैसा कोई एम्प्लॉई है जो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उसे पेनल्टी भी देना पड़ता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में एक कंपनी में मैं काम करती थी जहाँ पर आप इंटर करते हो तो वहाँ पर आपको अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जाने हैं, किसी प्रकार का बैग नहीं ले जाना है, आपको बाहर ही छोड़ के जाना है। एक ड्रॉवर बना होता था, वो उसमें आप बंद कर सकते हो, रख सकते हो, अपने पास ताला चाबी रख लो और अंदर जाके काम कर लो। फिर जब वो ओवर होगा फिर आप वो सामान लेके अपने घर जा सकते हो। तो ये कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आता था कि आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बैग अंदर लेके नहीं जाना है। तो और अगर कोई ऐसा करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उसे उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है या फिर वो उस जॉब से निकाला भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई। तो इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए। अगर बहुत सारे बॉस है, 1 2 3 4 बहुत सारे बॉस है, तो वो खुद पागल रहेगा कि किस बॉस की बात को पहले मानना है, किस बॉस की बात को बाद में मानना है। और वो अपने बॉस को पागल ही बना सकता है कि हाँ, हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वहाँ हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई कुछ अपना ही काम कर रहा है, लेकिन जब फर्स्ट बॉस आएंगे तो हम कहेंगे हम सेकंड बॉस का काम कर रहे हैं, सेकंड बॉस आएंगे तो हम कहेंगे कि फर्स्ट बॉस का काम कर रहे हैं। इस प्रकार जो एम्प्लॉई है वो क्या होगा, आलसी होगा, फिर आलसी हो जाएगा और अपने आप को कामचोर बन जाएगा वो, एक तरह से कहें तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है या हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई का एक अपना अलग बॉस होना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। वो माने बहाना ना बना सके कि हम फर्स्ट बॉस का काम कर रहे हैं, हम सेकंड बॉस का काम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि राधा कृष्ण वस्त्रालय का, जैसे वहाँ पे तो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है हर एक एम्प्लॉई का। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे फादर थे वहाँ, तो वो आते थे, कहते थे कि जीन्स में डिज़ाइन करना है और जीन्स मुझे सप्लाई करना है शाम तक। और फिर उनका बेटा आता था, वो कहता था कि मुझे शर्ट बना दो, शर्ट में जल्दी से प्रिंट कर दो, डिज़ाइन बना दो, क्योंकि वो मुझे कल तक डिलीवर करना है। इस प्रकार से एम्प्लॉई पागल रहते थे कि पहले जीन्स बनाना है या पहले शर्ट बनाना है, फिर 1 घंटे बाद फिर फादर आएंगे फिर कहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता था, जो काम में गड़बड़ी होती थी। तो उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को माना,
ओनली वन बॉस किया, अपने जो उनके फादर थे वो उन्हीं के आदेशों को बाकी एम्प्लॉय माने, और वो जो आज ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये हमें बताता है कि किसी भी एम्प्लॉय का ओनली वन बॉस होना चाहिए। और इसमें क्या है, रिसेंबल मिलिट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रक्चर यानी जो कमांडर होते हैं वो जो हमारे सैनिक होते हैं उसके एक ही बॉस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई सैनिक है और सामने में आतंकवादी है, तो अगर उसके 2 कमांडर हैं तो वो कहेंगे कि आप उसे मार दो गोली, और फिर दूसरा कहेगा नहीं इसे मारो मत, इसे पकड़ के ले चलो जेल में डालेंगे। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि मैंने वो बोल रहा है कि पकड़ लो, एक कह रहा है मार दो। तो जो सैनिक है वो बहुत ही कंफ्यूज रहेगा, तब तक वो आतंकवादी खुद ही मार के उसे भाग जाएगा। तो जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो होता दिखाई देता है यूनिटी ऑफ कमांड में। नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो उसके एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड फिनांस डिपार्टमेंट। और इन सभी डिपार्टमेंट के एक हेड होते हैं और उनका एक अलग प्लान बनता है ताकि हम जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं वो क्या हो, वो ग्रोथ करें। तो अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका एक अलग हेड होंगे और वो एक प्लान बनाएंगे ताकि उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो हमारे अगर एक्स कंपनी है तो उसको बेनिफिट पहुंचाए और हम compete कर पाएँ अपने मार्केट में अलग अलग कंपनियों से। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग इन वन डायरेक्शन थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। यानी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो एक डायरेक्शन में जाने चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो क्या होने चाहिए? वन डायरेक्शंस में जाने चाहिए। उन सभी डिपार्टमेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन है, जो सहयोग है, वो हमारी जो फोकस्ड एफर्ट है, जो कंपनी है, उसे मिलनी चाहिए। और ये क्या कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए ताकि हम जो भी काम करें हम अपने जो फाइनल गोल हमारे पास है उसको हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट होता है, उनका खुद का वो चाहते हैं कि उनको कुछ बेनिफिट मिले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लाइक उनकी सैलरी बढ़े, उनको सैलरी ज़्यादा मिले, उनको बोनस मिले, उनका प्रमोशन जल्दी हो जाए। और जनरल यहाँ पे शो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन इंटरेस्ट होता है या गोल होता है ज़्यादा अर्निंग करना, ज़्यादा सेल्स करना, ताकि वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमारे एम्प्लॉइज़ को पहुंचा सके। तो इस यह प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? ऑल टाइम्स द इंटरेस्ट of an organization should be take priority over the interests of any one individual employees। तो ये क्या बोल रहा है कि कभी भी अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, कोई वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, तो उसके इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देते हैं, उसके गोल को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर हम बात करते हैं उन सभी को मिलाना, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट को आपस में मिलाना ताकि उन दोनों में सामंजस्य हो, और अगर कभी प्रायोरिटी की ज़रूरत हो तो जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए। जैसे किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को ये ज़रूरत है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? काम करेगा ताकि ओवर टाइम करेगा ताकि उसे सैलरी ज़्यादा मिले, बोनस ज़्यादा मिले। ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट है वो अगर ज़्यादा काम करता है तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अर्निंग्स होगा, ज़्यादा सेल्स हो सकता है, प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, तो इसका जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा इनकम हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को भी प्रोवाइड करेगा अधिक से अधिक सैलरी।
कोशिश करेगा। तो ये होता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने सेल्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज़ को एक फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो कंपनसेशन और सैलरी पे की जाएगी एक एम्प्लॉइज़ को, तो वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख रुपए का टर्नओवर करती है साल में, तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा सैलरी पे नहीं कर पाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग ही सैलरी पे कर पाएगी। लेकिन कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो करोड़ों में टर्नओवर कर रही है, तो फिर वो अपने एम्प्लॉइज़ को लाखों में भी सैलरी पे कर सकती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज़ को वो क्या कर रहा है, फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ यही कहता है कि जो कंपनसेशन है और जो ओवरऑल पे है वो एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वो सिस्टम है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीज़न मेकिंग पावर खुद के हाथ में रखते हैं। तो यानी जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कुछ डिसीज़न लेते हैं जिनका पावर सिर्फ उन्हीं के हाथ में होता है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण। नेक्स्ट होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो अपने नीचे के जितने भी लेवल हैं उनमें अपनी अथॉरिटी दे देते हैं ताकि वो अपने लेवल पे डिसीज़न ले सकें। तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे एग्ज़ाम कब होना है वो डिसाइड कौन करता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, लाइक चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड सो ऑन। और जब एग्ज़ाम होना है, ये डेट निकल चुका है, तो अब क्वेश्चन पेपर कैसे फ्रेम किए जाएंगे, सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ ही ये डिसाइड कर पाते हैं। तो जो सेंट्रलाइजेशन है उसका ये उदाहरण हो गया कि एग्ज़ाम डेट कब निकलना है, कब होना है एग्ज़ाम, तो ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया। और एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होने चाहिए, क्या क्वेश्चन का फ्रेम होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होने चाहिए, इसका जो अथॉरिटी है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो किनको दे दिया, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको। तो ये एग्जांपल हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का। जैसे यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि सेंट्रलाइजेशन का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ये सारे जो डिसीज़न मेकिंग पावर है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। और जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अथॉरिटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स में बांटने लगता है, बांट देता है कि आप उस अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकते हो, तो ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं हम, स्कॉलर चेन। ये स्कॉलर चेन होता क्या है, आप यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, इसे मैं समझाती हूँ। पहले हम स्कॉलर चेन के बारे में पढ़ते हैं। एक जो फॉर्मल लाइन होता है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्कॉलर चेन। यानी जो हम जब अपनी बातों को रखते हैं, हमें अगर कुछ अपने हाईएस्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से कुछ कहना है या टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने नीचे सबऑर्डिनेट से कुछ कहना है, तो उसे एक फॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग आना पड़ता है, ठीक है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, तो वो हो गया हमारा, और उस रैंक को ही हम कहते हैं स्कॉलर चेन। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। डी, सी, बी, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। और इन सारे डिपार्टमेंट्स में ये एल भी हमारा डिपार्टमेंट है,
एम डिपार्टमेंट है और एन डिपार्टमेंट है। तो जब डी को बात करना होगा एम से, तो वो कैसे बात करेगा? वो बात करेगा इस फॉर्मेट में, यानी वो फॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी डी पहले अपने जो भी बात करना है, जो भी डॉक्यूमेंट देना, वो सी को देगा। सी के बाद वो जाएगा बी के पास, बी के बाद वो जाएगा एल के पास, एल के बाद जाएगा वो एम के पास, उसके बाद वो उससे बात करेगा। और एम को भी जब बात करना होगा तो एम भी बात करेगा पहले एल से, एल के बाद बी से, बी के बाद सी एंड डी के पास वो बात करेगा। अब अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी है, ये तो हो गया फॉर्मल लाइन की बात, लेकिन कुछ इमरजेंसी है, मान लो कि ये जो सी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो एम है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। अब अगर वो फॉर्मल लाइन की ओर जाता है सी एम से बात करने के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लो कुछ ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फैक्ट्री में, और उसे बात करना है इमीडिएटली, अदरवाइज़ वो बहुत ही टाइम ले लेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो सी है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो फैक्ट्री है, वो क्या कर रहा है, वो बात तो करेगा डायरेक्ट एम से। तो ये जो डायरेक्ट बात कर रहा है एम से, ये बनाता है हमारा गैंग पैंग। तो ये कहलाता है हमारा गैंग पैंग जब हम इमरजेंसी में फॉर्मल लाइन को फॉलो नहीं करते हैं और डायरेक्ट उस पर्सन से बात करते हैं जिससे हमें ज़रूरत है। तो ऐसा जो सिस्टम है वो कहलाता है हमारा गैंग पैंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ये वो वाला ऑर्डर नहीं है कि हम किसी को कमांड दे दिए। यहाँ पे फ्यूल के प्रिंसिपल में इस ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी सामान को उसके प्रॉपर जगह पे रखना। अब इसे हम कैसे समझते हैं? ये जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी स्कूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हम किसी टीचर को ढूंढने जाते हैं या मुझे किसी टीचर से काम है, तो हम जाते हैं स्टाफ रूम में, क्योंकि हमें पता है कि सारे टीचर्स वहाँ अवेलेबल होंगे। उसी प्रकार अगर हमें प्रिंसिपल से कुछ काम है और हमें प्रिंसिपल के पास जाना है, तो प्रिंसिपल हमें कहाँ मिलेंगे? उनके चैम्बर में मिलेंगे ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर। और अगर हमें वाइस प्रिंसिपल चाहिए तो उनके लिए एक अलग से रूम बना हुआ है, या डिपार्टमेंट हेड्स है तो उनके लिए एक अलग से रूम बना हुआ है। तो इस प्रकार, और इसी प्रकार अगर मुझे सामान चाहिए, लाइक फुटबॉल चाहिए, बैट चाहिए, तो ये हमें मिलेगा स्पोर्ट्स रूम में। अगर मुझे कोई अच्छी सी बुक चाहिए तो ये मुझे मिल जाएगा लाइब्रेरी में। यानी किसी भी सामान का या किसी भी पर्सन का एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आपको वर्किंग आवर के टाइम में वो अवेलेबल मिल जाए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी मीन्स होता है समानता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके जेंडर को लेकर, आपके नेशनलिटी को लेकर, आपके कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं कर सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी यही बताता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके कास्ट को लेकर, आपके लैंग्वेज को लेकर, आपके बनावट को लेकर, आपके जेंडर को लेकर, आपके नेशनलिटी को लेकर अगर आप पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो ये बहुत ही गलत है और उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी माननी चाहिए। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को बराबर हर एक पोस्ट में जाने का अधिकार है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि दोनों तरफ बैलेंस, यानी आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के साथ इक्वल बिहेवियर करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स होता है पहल करना, ठीक है। यानी आपने मार्केट स्टडी किया, जैसे यहाँ पे पिक भी दिख रहा है, पहल करना। वो भी किस तरीके से पहल करना? खुद के सेल्फ मोटिवेशन से पहल करना। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। तो आप मार्केट स्टडी करें ताकि आपको ये पता चले कि अभी जो कस्टमर है उनका क्या नीड है, अभी मार्केट कैसा है,
क्या चल रहा है उसे एनालाइज करना, हमें मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लाना या कौन सी ऐसी सर्विस लाना जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर तक। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप का। जैसे व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन था, इससे पहले ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया जो हम अपने मैसेज को सामने वाले को पहुंचा रहे हैं तो नॉर्मली टेक्स्ट आया हुआ था। वीडियो पहुंचाना या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट सामने वाले को भेजना है, वीडियो भेजना है, फ़ोटो भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, ये सारा जो फैसिलिटी हमें व्हाट्सएप में मिला। और व्हाट्सएप मार्केट स्टडी किया कि अभी हमारे कस्टमर को क्या ज़रूरत है, और ये एप्लीकेशन वो मार्केट में लाया जो अभी बहुत पॉपुलर भी है। और उसके बाद जो भी हमारी कंपनीज़ आई हैं वो ठीक है, जैसे टेलीग्राम आई हुई है, तो व्हाट्सएप से कम ही वो सब पॉपुलर हैं। तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या किया, पहले इनिशिएटिव लिया, सेल्फ मोटिवेट हुआ कि हमारे कस्टमर को क्या नीड है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अब जो भी हमारे यहाँ काम करने आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वे सारे एम्प्लॉई को अगर हम एक फ़िक्स टेन्योर ना दें तो उनमें हमेशा ये डर बना रहता है कि वो कभी निकाल तो नहीं दिए जाएंगे या कुछ दिन के बाद निकाल ना दिए जाए। अगर उन्हें ये पता नहीं है कि हाँ हम अभी 2 साल तक सेफ़ हैं, हम 5 साल तक सेव हैं, या लाइफ टाइम तक के लिए सेव हैं, या 60 ईयर्स तक के लिए सेव हैं, कि अब हमें कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा, या परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो या एडहॉक में हो, अगर उन सभी में अगर ये फीलिंग है एम्प्लॉइज़ में कि अभी हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और कुछ दिन के बाद हो सकता है कि हमें निकाल दिया जाए, तो हर एक एम्प्लॉई क्या करेगा, वो बाहर जॉब ढूंढता रहेगा। और जैसे ही उसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसे ट्रेनिंग दे रहा है, जो उसे सिखा रहा है, और वो सिखाने के बावजूद अगर वो एक फिक्स टेन्योर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉइज़ का जो टर्नओवर है उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़ेगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन बस एम्प्लॉइज़ को सिखाएगा और वो एम्प्लॉइज़ भाग के किसी और कंपनी में चले जाएंगे। तो फ्यूल्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं उनके लिए एक फिक्स टेन्योर बना हुआ होना चाहिए, ताकि टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉई ज़्यादा ना हो, अच्छे से हो, हमारे काम अच्छे से हो, हम अपने पर्सनल को खुश रख पाए। तो फिक्स टेन्योर होना चाहिए इनके लिए। फिर हमारे पास है नेक्स्ट प्रिंसिपल स्प्रिट डिकॉप्स। स्प्रिट डिकॉप्स में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो आई को रिप्लेस करती है वी के साथ, यानी टुगेदरनेस वाला फीलिंग लाया जाता है, टीम वर्क वाला फीलिंग लाया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एक टीम बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रोडक्शन करना था। प्रोडक्शन मैनेजर ने टीम बना दिया 10 लोगों का, और उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है और 100 यूनिट्स बनाने के लिए कहा गया है कि आप 100 यूनिट्स बनाना है आपको 10 दिन के अंदर। अब यानी पर हेड उन्हें 10 यूनिट पड़ा, 100 यूनिट्स बनाना है तो 10 लोग हैं, 10 यूनिट बनाएंगे तो 100 हो जाएगा। लेकिन उसमें से 2 पर्सन ऐसे थे जो जब उन्हें काम अलॉट हुआ उसके कुछ दिन के बाद उनका तबीयत ख़राब हो गया और वो अपने जो बाकी बचे हुए काम है, जो यूनिट्स है, उसको नहीं बना पाए। तो बाकी के जो 8 एम्प्लॉई हैं उनमें वो जो आई वाला भावना है उसको हटा के वी वाला भावना लाना है, ताकि वो जो 2 लोग काम नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, अगर उनका तबीयत ख़राब हो गया है तो वो 8 मिलकर उन बाकी बचे कामों को पूरा कर देंगे, ताकि उनका जो टीम है वो फेल ना हो अपने वर्क में। तो ये होता है स्प्रिट डिकॉप्स। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि टुगेदरनेस वाला फीलिंग आना चाहिए, सब मिलकर साथ में काम करें। तो अब हमारा ये जो फ्यूल्स प्रिंसिपल है ये कंप्लीट हो चुका है, और आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।